देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। कुछ दिनों पहले पूरी दुनिया ने एक हमला देखा था। वो हमला था वेनेजुएला पर और हमला अमेरिका द्वारा किया गया था। इस हमले को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। हम सब ने चर्चा भी की है, आपको बताया भी कि क्यों वेनेजुएला पर यह हमला किया गया है, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में वहीं के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करवाया, आखिर परेशानी क्या थी डोनाल्ड ट्रंप को। तमाम मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस पूरे हमले को लेकर तमाम जो बातें सामने आ रही थी, तमाम चीजों के बीच आज सोशल मीडिया पर अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वेनेजुएला, अमेरिका और भारत के इन रत्नों का क्या कनेक्शन है और उन्हें आज क्यों याद किया जा रहा है। मेरे साथ चर्चा के लिए सहयोगी नियाज खान जुड़े हुए हैं। नियाज, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वेनेजुएला में हमला हुआ लेकिन याद एपीजे अब्दुल कलाम को किया जा रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी को किया जा रहा है? देखिए श्रावणी, एपीजे अब्दुल कलाम की एक बहुत ही फेमस लाइन है कि स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। एपीजे अब्दुल कलाम ये कहा करते थे कि भारत एक शांति प्रिय देश है, इसलिए भारत को और भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए भारत को सुरक्षा के लिए भी परमाणु हथियार रखने की आवश्यकता है। एपीजे अब्दुल कलाम ये भी कहते थे कि परमाणु हथियार इसलिए है तभी जाकर के पूरी दुनिया में शांति है, और इसकी कई उदाहरण भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, आपने जैसा कि जिक्र किया कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिक घुस करके वहां के राष्ट्रपति को बंधक बनाया और अपने देश लेकर के आए और किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करके बेड़ियों में उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया। अब आप जरा सोचिए, अगर वेनेजुएला के पास अगर परमाणु ताकत होती तो क्या अमेरिका ये हिम्मत कर पाता कि वहां पर जा करके वो वहां के राष्ट्रपति को बंधक बना करके ले आए अपने देश में? ऐसी हिमाकत कभी भी अमेरिका नहीं करता। इसलिए परमाणु का होना, परमाणु संपन्न देश का होना, ये आपकी ताकत की निशानी तो है ही, इसके साथ साथ जो है वो देश, अगर दुनिया में शांति बनी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बनी हुई है। क्योंकि जब एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा कि हम परमाणु हथियार अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखे हुए हैं, और ये वो वक्त भी आपको याद होगा श्रावणी का, और आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरीके से जब भारत परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले तो 1974 में इंदिरा गांधी के समय में इसका परीक्षण किया गया। उसके बाद जो है अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने किस तरीके से दखल अंदाजी की, और उसके बाद फिर पोखरण 2 का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में 1998 में। तब अटल बिहारी वाजपेयी के जो सिपाही थे वो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे, जिन्हें आज मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो शायद यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर अगर दो रत्नों को याद किया जा रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी को आज याद किया जा रहा है, इसके साथ साथ नरसिम्हा राव को भी याद किया जा रहा है, इसके साथ साथ इंदिरा गांधी को भी याद किया जा रहा है। देखिए, वैचारिक मतभेद चाहे कितना भी हो, वो इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के बीच वैचारिक मतभेद जो भी हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ नजर आता है। और अगर परमाणु संपन्न भारत देश बनाने में इन तीनों नेताओं का बड़ा योगदान है। अगर नरसिम्हा राव की बात की जाए, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों के कार्यकाल में थोड़ा थोड़ा करके ही इस सफलता की आखिरी पायदान तक हम पहुंचे हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम के ही नेतृत्व में पोखरण 2 में यह सफल परीक्षण किया गया था। अब रही बात श्रावणिका अमेरिका की, तो अमेरिका को इसीलिए, अमेरिका को आप हमेशा से देखेंगे कि अमेरिका कभी भी किसी भी
परमाणु संपन्न देश पर हमला अटैक नहीं करता है। वो हमेशा से किसको टारगेट करेगा? वो हमेशा से टारगेट करेगा अफगानिस्तान को, वो हमेशा से टारगेट करेगा किसे? ईरान को, वो हमेशा से टारगेट करेगा वेनेजुएला को। मतलब ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं उन पर ये टारगेट करके उनके जो तेल हैं, उनके जो खनिज पदार्थ हैं, उन पर ये कब्जा करने की कोशिश करता है। और अमेरिका की ये शुरू से ही नीति रही है। आप एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए अगर अमेरिका, जो कि हमेशा यह कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं, वो हमेशा यह कहता है कि कट्टरपंथियों के खिलाफ जो है हम खड़े हैं, लेकिन वो अमेरिका ईरान में बोलता है कि ईरान में जो है कट्टरपंथी पनप रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका बांग्लादेश में क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में अभी खटास आई है और ये अमेरिका जानता है कि शुरू से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं और बांग्लादेश भारत का पड़ोसी मुल्क है, और अगर इन दो पड़ोसी मुल्कों के संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक संबंध अच्छे रहेंगे, तो भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी भारत के साथ उसकी खटपट है। अभी टैरिफ वार भारत के ऊपर ये डाले जा रहा है, भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, और वही बांग्लादेश में कट्टरपंथी पनप रहे हैं। वहां पर किस तरीके से जो है अल्पसंख्यक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जिंदा जला दिया जा रहा है, लेकिन ये अमेरिका एक शब्द नहीं बोलता है। तो आप इससे आप समझ सकती हैं कि अमेरिका की दोहरी नीति और रणनीति क्या है दुनिया को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल नियाज, और इसके साथ ही क्योंकि आपने जिक्र किया नरसिम्हा राव का, एपीजे अब्दुल कलाम का क्या योगदान था हमारे देश में परमाणु परीक्षण में, और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को सभी जानते हैं। लेकिन 1995 में जब परीक्षण होना था भारत में, तब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और ये कहा गया कि अमेरिका को कहीं ना कहीं एक टिप मिल गया कि परीक्षण होने वाला है और इस पर अमेरिका जो है वो इंटरवीन कर सकता था, बाधा डाल सकता था, और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसे रद्द किया गया था। लेकिन नरसिम्हा राव ने आदेश दिया, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि हम तैयार हैं, हमारा परीक्षण भी तैयार है और इसलिए इसे रद्द नहीं करना चाहिए। जैसे ही सुनियोजित किया गया था इसे वैसे ही पूरा किया जाए, जिसके बाद हम परमाणु हथियार बनाने में सक्सेसफुल रहे थे। और इसके साथ ही नियाज, जैसे कि आपने जिक्र किया, अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका अक्सर, आप ये कहना गलत नहीं होगा कि कमजोर पर ताकत की आजमाइश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं यही वो लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम और इसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव, जिसके वजह से आज वो भारत को आंख तक नहीं दिखा सकता। बिल्कुल। और सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जब नरसिम्हा राव, जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने और नरसिम्हा राव उससे पहले थे, तो नरसिम्हा राव ने जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सब कुछ तैयार है, बस आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे बढ़ते हैं परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के, और इसकी जिम्मेदारी जो है और इसके अपना सिपहसालार जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को बनाते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पूरी टीम काम करती है। और उसके बाद 1998 में ये राजस्थान के अंदर पोखरण 2 का सफल परीक्षण होता है। उसके बाद से जैसे ही ये परमाणु का सफल परीक्षण होता है, वैसे ही पूरी दुनिया चौंक जाती है, और खास करके अमेरिका और पाकिस्तान तो ऐसे जैसे कि उन्हें सांप सूंघ गया हो, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया को मालूम है कि किस तरीके से अमेरिका ने भारत को दबाने के लिए उनके ऊपर कई सारे दबाव बनाए, कई सारे प्रतिबंध लगाएं, ताकि भारत को व्यापारिक प्रतिबंध और आर्थिक हर तरीके से नुकसान किया जा सके। ये अमेरिका की रणनीति रही है, और यही जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा अमेरिका का संबंध अच्छा रहा है। आप ये देखिए कि किस तरीके से आसिम मुनीर, जो कि एक कट्टरपंथी है और हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, और हमेशा भारत के खिलाफ ही नहीं, वहां पे मतलब हिंदुओं के खिलाफ भी जहर उगलता है, वो उस कट्टरपंथी को अमेरिका जो है अपने यहां बुलाती है, अमेरिका सम्मानित करता है उसे। तब उसे समझ में नहीं आता कि ये पहलगाम अटैक जो हुआ था, वहां पे आसिम मुनीर के साफ बयान हैं और उसके ही भड़काने पर ये सब कुछ हुआ, और इसके बावजूद अमेरिका उसको बुला करके क्या करता है, सम्मानित करता है। तो अमेरिका की दोगली नीति है ये।
दोगली नीति ये है कि उसे मालूम है कि अगर कोई मेरे खिलाफ जाता है, अगर कोई देश मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो मुझे किस तरीके से उसको दबाना है, कुचलना है। तो ये डायरेक्ट नहीं जाता, ये इनडायरेक्ट जाता है, इनडायरेक्ट जाकर के, क्योंकि भारत जो है हमेशा किसी से, देखिए भारत हमेशा कभी भी किसी से झुका नहीं है। भारत की एक पुरानी रणनीति है कि हम छेड़ेंगे नहीं, और अगर आप छेड़ेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। इसी रणनीति पे भारत अमल करता रहा है और अमेरिका को भी ये बात अच्छी तरीके से पता है। इसलिए शायद ये जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर आज देखिए राजनीतिक उथल पुथल है। बात नेपाल की कर लीजिए, बात आप पाकिस्तान की तो छोड़ ही दीजिए, आप बात बांग्लादेश की कर लीजिए, नेपाल की कर लीजिए। मालदीव ने भी देखा कि कुछ दिन पहले कैसे उसने आंख दिखाया, जो मोइज़ू वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने किस तरीके से आंख दिखाया, फिर बाद में वो ठंडे हो गए। और श्रीलंका में भी किस तरीके से जो है वहां पर भी राजनीतिक उथल पुथल देखा गया था, किस तरीके से सरकार वहां पर गिर गई थी, पब्लिक वहां पर सड़कों पर आ गई थी। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अगर आप एक खुले प्रोस्पेक्टस में देखें तो इन सब का जो नतीजा है वो बहुत ही, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ होता है। तो इसलिए ही आज अगर सोशल मीडिया पर लोग इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं, आज सोशल मीडिया पर अगर लोग अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम को याद कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसके पीछे यही वजह है कि अमेरिका की आज इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत को आंख दिखा सके, क्योंकि भारत जो है वो परमाणु संपन्न देश है। बिल्कुल नियाज, और इसके साथ ही मुझे बचपन की एक कहानी हम सुनते थे ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है। वही अमेरिका कहीं ना कहीं वो अक्सर कोशिश करता है कि 2 देशों में हम कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करें जिसकी वजह से फायदा अमेरिका को हो, लेकिन इसको शायद भारत ने बहुत पहले ही भांप लिया था। और इसी वजह से आज हम यहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हमला हुआ था उसके बाद आज क्यों सोशल मीडिया पर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेंड कर रहे हैं, नरसिम्हा राव ट्रेंड कर रहे हैं, और इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेंड कर रहे हैं। शायद देश के प्रति उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भुला सकते हैं। और आज अगर हम इस स्थिति में है, भारत इस स्थिति में है कि वो अमेरिका से आंख मिलाकर बात कर सकता है, तो इसका श्रेय भी जरूर निश्चित तौर पर इन सभी लोगों को जाता है। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।